हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है बोर्ड्स एकेडमी की तरफ से। और आज हम आप सबके सामने डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज ग्रेविटेशन। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूरे 10 चैप्टर्स का भी फर्स्ट चैप्टर है। और इन 10 चैप्टर्स में जो 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं उस फिजिक्स के सेक्शन का भी ये पहला चैप्टर है। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी एंड एट द सेम टाइम ये वाला चैप्टर स्कोरिंग भी बहुत है। इस चैप्टर में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो काफी इजी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम स्कोरिंग भी बहुत है। तो पूरी वीडियो सीरीज शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, बार बार रिपीट करके रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है एक पूरी सीरीज जहां पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज जो पहला चैप्टर हमने बनाया है, जो पहला चैप्टर हम लेके आ रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। यस, इस वर्ड के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स ने सुना है और आज हम इस चैप्टर के ऊपर बनाई गई इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के ऊपर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, प्रीवियस ईयर अपने साइंस में पढ़ चुके हो, उन्हें क्विक रिव्यू करूंगा, एक क्विक ब्रश करूंगा। और जो सबसे पहली चीज है जिसके साथ मैं स्टार्ट करूंगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोशन। यस, एक ऐसी चीज, एक ऐसा फिनोमेना जिसके साथ हम सब जुड़े हैं। मेरे हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है, दिस इज मोशन। मैं यहां से इधर आता हूं, सो दिस इज मोशन। मोशन एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। नाउ देखा जाए कि रिलेटिवली अगर मोशन होता क्या है, तो मोशन की एक बहुत सिंपल सी चीज अगर मैं आपको बताऊं या एक सिंपल परिभाषा दूं मोशन के बारे में, तो मोशन इज नथिंग बट अ फिनोमेना इन विच an object changes its position over a change of time। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मोशन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है। देयर इज अ पोजीशन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बार बार समय के स्केल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे मेरे हैंड्स के मूवमेंट की पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है, ये समय के साथ मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, मैं मूव हो रहा हूं। तो ये वाला जो पूरा फिनोमेना आप देख रहे हो, मेरे हैंड्स का जेस्चर, मेरे मूवमेंट का जेस्चर, दिस इज कॉल्ड एज मोशन। और यहां से चालू हो, यहां से आप बोल सकते हैं कि पूरा ग्रेविटेशन के बेसिक्स स्टार्ट हो गए हैं। तो ये हो गई पहली चीज, मोशन। मोशन के ऐसे बहुत सारे इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं, आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। हम लोग फुटबॉल की फील्ड के ऊपर जब फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, साइकिलिंग, घर के काम करते हैं, किसी भी तरीके का वर्क कर रहे हैं, तो उसमें मोशन एग्जिबिट होता है। तो मोशन इज एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एवरी लाइफ फॉर्म में मोशन होता है। देयर इज मोशन एवरीवेयर, हर जगह आप देखें। आप इवन इस वीडियो को देखकर जब आप सॉल्व भी करेंगे प्रॉब्लम्स को, जब आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, तो जो आप लिखेंगे वो भी मोशन है। सो मोशन की सिंपल डेफिनेशन अगर आप सभी स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहूं तो वो ये है, दैट मोशन इज नथिंग बट अ रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पोजीशन में बदलाव समय के साथ इज नथिंग बट मोशन। तो ये होगी सबसे पहली चीज मोशन का। अब जब मोशन, अब ये बात देखने वाली कि मोशन होता क्यों है। मैं अगर यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। मैं अगर खड़ा भी हूं तो उस मेरे को स्टैंडिंग पोजीशन में रहने के लिए एनर्जी लगानी पड़ रही है, कुछ फोर्स एग्जिबिट हो रहा है। अगर मैंने अपने हाथ के ऊपर इस मार्कर पेन को रखा है और मैंने अपने हाथ के ऊपर इस डस्टर को रखा है और इस डस्टर की अगर मुझे मूवमेंट करानी है तो मुझे फोर्स एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, मोशन के बाद जो नेक्स्ट एंटिटी आती है पिक्चर में, दैट इज फोर्स। सो फोर्स, मुझे ये मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन के मूवमेंट को अगर मुझे करना है, मोशन करना है, तो मुझे फोर्स एग्जिबिट करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि ये फोर्स होता क्या है। फोर्स की अगर आप बात करोगे तो फोर्स इज नथिंग, ये कीवर्ड्स बहुत ध्यान से सुनिएगा जो अभी आपको यहां पर बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं। फोर्स इज नथिंग बट an interaction between two objects। Force is nothing but interaction between objects which may cause motion if unopposed। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फोर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फोर्स इज नथिंग बट नंबर वन, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन
ऑब्जेक्ट्स। इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये रहा इंटरेक्शन। एंड दिस फोर्स कॉजेज मोशन इफ द फोर्स इज अनअपोज्ड। अब आप एक चीज देखिए, ये मेरे हाथ के ऊपर मार्कर पेन रखा हुआ है और ये मार्कर पेन से ये दो बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन हो रहा है। दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज। यहां पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मार्कर पेन में मोशन एग्जिबिट हो रहा है। तो इस फिनोमिना को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर फोर्स की वजह से मोशन एग्जिबिट हुआ। तो फोर्स इज नथिंग बट इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज। नाउ इसके आगे, वेयर देयर कैन बी मोशन इफ द फोर्स इज अनअपोज्ड। अगर फोर्स अनअपोज्ड है, डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत जानी हुई, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि अगर मैं इस मार्कर पेन को इस तरफ से भी फोर्स लगाता हूं और इस तरफ से भी फोर्स लगाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये फोर्स अपोज्ड है, मेरे लेफ्ट हैंड को अपोज कर रहा है राइट हैंड का फोर्स और मेरे राइट हैंड के फोर्स को अपोज कर रहा है लेफ्ट हैंड का फोर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अपोज्ड फोर्स। यहां पर फोर्स तो लग रहा है, यहां पर इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज तो है, बट बिकॉज द फोर्स इज अपोज्ड, बिकॉज द फोर्स इज बैलेंस्ड इन नेचर। बैलेंस का मतलब है जितना फोर्स मैं राइट हैंड से लगा रहा हूं उतना ही फोर्स लेफ्ट हैंड से लगा रहा हूं, जिसकी वजह से मोशन नहीं हो रहा। So this is what force is all about. So force is nothing but, आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स and it may cause motion if the forces are unopposed. If the forces are unopposed, keywords याद रखना है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। I repeat again, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये दो चीजें होगी। तो अभी हमने इस डिस्कशन में, इस छोटे से डिस्कशन में दो चीजों के बारे में डिस्कस किया। नंबर 1 मोशन और नंबर 2 इज फोर्स। तो ये दो एंटिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया, मोशन और फोर्स। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द मेन हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज ग्रेविटेशन। दैट इज ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन को समझाने से पहले या ग्रेविटेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं, एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा। उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था इन द ईयर 1642। ये याद रखने वाली चीज है, जीके पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1642 में। और जैसे कि हम सब जानते हैं वो फेमस स्टोरी, कि वो स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि सर आइजैक न्यूटन एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उस पेड़ पे लगा हुआ था एप्पल, और सर नीचे बैठ के विश्राम कर रहे थे, और वो वाला जो एप्पल है वो फॉल हुआ आइजैक न्यूटन के सर के ऊपर। वो फॉल हुआ आइजैक न्यूटन के सर के ऊपर, और वहां से उन्होंने ये चीज सोचा, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ये वाला जो एप्पल है ये वर्टिकली ही क्यों फॉल हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये वर्टिकली ही क्यों फॉल हुआ। ये जैसे ही एप्पल निकला तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्यों नहीं गया, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्यों नहीं गया, और ये आया भी, ये गिरा भी तो एकदम वर्टिकल, एकदम 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर। ऐसा भी नहीं हुआ कि इसने ग्राउंड से कोई पर्टिकुलर एंगल बनाया हो या किसी पर्टिकुलर एंगल पे गिरा हो, नहीं। और यहीं से खोज हुई व्हाट इज कॉल्ड एज द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की खोज यहीं से की गई, यही वो फिनोमेना था, यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का इन्वेंशन किया। तो उनके सामने बहुत सारे पॉइंट्स आए गए थे। हमने अक्सर देखा है कि स्पेस में क्या होता है कि स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट होता है और उसके आजू बाजू के जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, वो सिर्फ हमेशा फ्लाइंग मोड में रहते हैं, वो उड़ते हुए रहते हैं, वो मूवमेंट रहते हैं, वो एकदम वर्टिकली डाउन नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशन नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं रहता। सो बेसिकली ये था ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटी इज नथिंग बट अ फोर्स which is exerted by the earth which pulls the objects towards its center. So gravity क्या है? ग्रेविटी एक ऐसा फिनोमिना है
जहां पर अर्थ अपने आजू बाजू मौजूद ऑब्जेक्ट्स को अपने केंद्र की तरफ खींचता है, अपने सेंटर की तरफ खींचता है, एंड दिस होल फिनोमेना इज टर्म्ड एज ग्रेविटी। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आपने इसके जो सिद्धांत है वो सर आइजैक न्यूटन ने निकाले थे। और आइजैक न्यूटन की अगर आप बात करें तो आइजैक न्यूटन के 3 लॉज के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। लॉज ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ फोर्सेस, वो कुछ इस तरीके से हैं। तो क्विकली हम देखते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो हमने उसको देखने से पहले लेट्स एक क्विक रिव्यू देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने अभी तक के क्या देखा कि मोशन क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज फोर्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया सर आइजैक न्यूटन के बारे में जिनका जन्म 1642 इंग्लैंड में हुआ था, और उन्होंने किस तरीके से एक फिनोमिना को इन्वेंट किया, द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन। और अब हम लोग जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें से जो सबसे पहला लॉ है वो आप सब देख सकते हैं। वो ये बोलता है कि एनी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अब ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। इट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in a state of motion until and unless ये keywords important हैं, an external unbalanced force is applied on it. Any body continues to be in a state of rest or in a state of motion until and unless an external unbalanced force is applied over it. तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये बोलता है कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक बॉल रखा हुआ है। अब ये वाली जो बॉल आप देख सकते हैं, दिस बॉल इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। न्यूटन्स लॉ ये बोलता है द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless an external unbalanced force is applied over it. ये बॉल तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक इस बॉल के ऊपर एक एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी फोर्स, और अनबैलेंस का मतलब ये है कि वो फोर्स यहां से भी लगना चाहिए, तब जाके वो फोर्स कॉज करेगा इस बॉल को मोशन में आने के लिए। अगर आपने यहां से भी फोर्स लगाया और उस फोर्स की क्वांटिटी है F, और आपने यहां से भी फोर्स लगाया और उस फोर्स की क्वांटिटी भी है F, तो बिकॉज जितना फोर्स आप यहां से लगा रहे हैं उसी इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स आप एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स फोर्स तो लगा लोगे, लेकिन इस बैलेंस्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये वाली बॉल जो है वो मोशन एग्जिबिट नहीं करेगी, ये बॉल मोशन में नहीं आएगी। इसलिए बोला गया है एनी बॉल कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external unbalanced force is applied over it. एक और एग्जांपल लेते हैं। Let's take an example. The ball is continuously rolling. ये एक रोलिंग बॉल है। अब इस रोलिंग बॉल को अगर आपको रोकना है तो यहां पर अप्लाई होता है अगेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? अ बॉडी will continue to be in a state of rest or motion until and unless an external unbalanced force is applied to it to stop that ball from being in a state of motion, तो अगेन मैं फाइन, तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सिंपली ये बोलता है कि कोई भी बॉडी वो कंटिन्यू करेगी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना, या अगर वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है और अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो मूविंग पोजीशन में भी कंटिन्यू रहेगी जब तक उस बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल या कि मतलब बाहरी और अनबैलेंस्ड वर्ड बहुत जरूरी है,
जब तक उनके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आप एक्ट करते। जो चलती बॉल को अगर आपको रोकना है तो भी आपको एक बाहर का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और रुकी हुई बॉल को भी अगर आपको मोशन में लाना है तो भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट डज न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के काइनेमेटिक इक्वेशंस में। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. Dear students, quickly हम देखते हैं कुछ क्वांटिटीज है जिन क्वांटिटीज के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 8th और 9th क्लास के साइंस में। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड से डिराइव होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को जब आप डिवाइड करते हो टाइम से तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन। आपको मिलता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज टर्म्ड एज वेलोसिटी, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन t। अब इस v को अगर मुझे स्प्लिट करना है तो इस v को मैं स्प्लिट कर सकता हूं इस फॉर्म में, दैट v माइनस u अपॉन t इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, जहां पर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अगेन आई रिपीट, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये t यहां पर आ जाएगा एंड आई विल गेट द इक्वेशन एज at इज इक्वल टू v माइनस u, और अब इस माइनस u को मैं इक्वेशन साइन के दूसरे साइड लेके जाता हूं। व्हाट आई गेट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, एंड दिस v इज इक्वल टू u प्लस at इज नथिंग बट द काइनेमेटिक इक्वेशन जिसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करते दौरान पढ़ा है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में भी ये वाली इक्वेशन बहुत आपको यूजफुल आएगी, बहुत काम में आएगी। तो ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन है v is equal to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity and a is the acceleration in terms of time t। तो बेसिकली ये हो गया न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अपने आप में बहुत पॉपुलर है बिकॉज वो बहुत सिंपल है और उसके वर्डिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है। एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई रिपीट अगेन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रिकॉइल, गन रिकॉइल का एग्जांपल, जब गन फायर होती है तो एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो फायर करने वाला पर्सन होता है उसके शोल्डर पे वो रिकॉइल का एग्जांपल समझ, रिकॉइल होता है, वो गन रिकॉइल होती है, वहां पर अप्लाई होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो ये तीन मोशन के लॉज हो गए जिन्हें हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिनमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोपोनेड बाय न्यूटन, या जिसे कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो ये बोलता है एनी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in a state of motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है फोर्स इज डायरेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। एंड द वेरी पॉपुलर, बहुत फेमस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब देखते हैं, तो ये हो गए न्यूटन्स तीन लॉ। और इसके साथ साथ हम क्विकली देखते हैं कि इस लेक्चर में हमने कौन सी चीजें कवर की हैं। ये चल रहा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस 1 ग्रेविटेशन, जो कि फिजिक्स का पहला सेक्शन है। हमने अभी तक देख लिया है डियर स्टूडेंट्स, मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा जिन्होंने ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के फिनोमिना को डिस्कवर किया था
और हमने उसके साथ साथ ये भी देखा, एक क्विकली ब्रशअप मारा दैट व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और अब हम आते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, हम सभी बच्चों ने बचपन में एक गेम खेला है जहां पर एक रस्सी के एक एंड के ऊपर हम एक स्टोन टाई करते थे और उसे स्वर्ल करते थे, उसे स्विंग करते थे। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलर मोशन। एनी मोशन व्हिच रेप्लिकेट्स अ सर्कल, जो एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है, दैट इज टर्म्ड एज अ सर्कुलर मोशन, एज द नेम सजेस्ट। उसके बाद फैन घूमता है, even moving fan is an example of circular motion। सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपने आसपास देख सकते हैं। सो उसका जो मोशन रहता है दैट इज सर्कुलर मोशन। अब डियर स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन समझने में तो बहुत आसान है, इसके बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, 11th क्लास में भी पढ़ेंगे और 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। लेकिन सर्कुलर मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, एंड दैट होल थिंग इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ ये जो वर्ड है सेंट्रीपिटल, इस वर्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको समझना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग क्या रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं अगर एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखना चाहूं, एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, दिस इज द सेंटर। टेक एन एग्जांपल, यहां पर एक स्टूडेंट खड़ा है, उसने अपने हाथ में एक रस्सी ली हुई है, रस्सी का एक एंड उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और जो दूसरा एंड है वो दूसरा एंड उसने टाई किया है एक स्टोन के साथ में, और इस पूरी सेटअप को, इस पूरी असेंबली को वो स्वर्ल कर रहा है, वो स्विंग कर रहा है। या आप ऊपर से देख सकते हैं तो ये जब स्विंग करेगा तो इस पूरे मोशन का जो पाथ रहेगा वो एक सर्कुलर ट्रेस रहेगा, विच कैन बी टर्म्ड एज सर्कुलर मोशन। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टूडेंट है, ये फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, द फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड, द फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड, डियर स्टूडेंट्स, this force is being applied towards the center of the circle, towards the center of the circle। ये रस्सी इस स्टोन को अंदर की तरफ खींच रही है, ये रस्सी इस स्टोन को इस सर्कल के अंदर की तरफ खींच रही है। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, एंड हेंस दिस इज टर्म्ड एज centripetal force। why? because it is towards the center, वो केंद्र की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, वो केंद्र की तरफ खींचा जा रहा है। अब अगर ये वाला फोर्स ना हो, अगर मैं एकदम से इस रोप को छोड़ दूं तो ये वाला जो स्टोन है वो एक टेंजेंट बनाते हुए इस पूरे सेटअप को लीव करेगा। ये एक 90 डिग्री टेंजेंट बनाएगा, ये एक 90 डिग्री का टेंजेंट बनाएगा, ये एक 90 डिग्री का टेंजेंट बनाएगा, एंड दिस इज हाउ दिस होल सेटअप ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन तो है ही है, लेकिन सर्कुलर मोशन होने के साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विदिन सर्कुलर मोशन wherein the force is being acted towards the center of the whole setup or the center of the assembly। तो ये हुआ सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 के ऊपर आपको ये पूरे वीडियो लेक्चर की डिटेल्स डिस्कशंस दिए गए हैं, जहां पर हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया, फोर्स के बारे में डिस्कस किया, हमने आइजैक न्यूटन के बारे में डिस्कस किया। उसी के साथ साथ ग्रेविटी का फिनोमिना क्या होता है, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक क्विक ब्रशअप के तौर पर हमने ये भी डिस्कस किया कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कौन से होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के अंदर ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स,
ये रही हमारी पहली वीडियो, जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया है इन सभी फिनोमेनास को। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं केपलर्स लॉज और केपलर्स लॉ, जो कि आपके चैप्टर का नेक्स्ट आर्टिकल है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बट एट द सेम टाइम कंसेप्चुअल भी है। तो केपलर्स लॉ के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो सेशन आ रहा है, जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है आप सबके लिए, प्लीज आप उसको ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, देयर आर लॉट मेनी वीडियोस कमिंग ओनली फॉर यू। थैंक यू।